नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के, जो आपके किसी भी अगर आप स्टेट से यहाँ पर पीएससी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, जी हाँ भैया, लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाएं देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयुक्त जगह है जहां पर आपको सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स के संबंध में देखने को मिल रही है। और यहां पर चाहे आप यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे हरियाणा, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे आप झारखंड, आप कहीं से भी हो तो आपके लिए यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। और साथ ही साथ जो आप एक करंट अफेयर्स की क्लास देखने जा रहे हैं, यहाँ के जो प्रश्न होंगे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज के पहले क्लास में। यहां पर पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो साहिबाबाद से उत्तर प्रदेश के दुहाई, जी अगर आप साहिबाबाद और दुहाई देखेंगे तो ये दोनों आपके गाजियाबाद जिले में मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। तो ये आपके गाजियाबाद जिले में है। तो ये चालू हुआ था, ये कुल कितने किलोमीटर का है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कुल कितने किलोमीटर का है, आप चलिए बताइए। दरअसल अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। दरअसल जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है बनाया जा रहा है, इसका अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, इसका अपना एक अलग महत्व है। ये दरअसल जो आपके एनसीआर, जी भैया, जो एनसीआर के इलाके हैं उनको उसके आसपास के राज्यों से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसका जैसे मेट्रो क्यों लाया गया था, अगर मैं कहूं मेट्रो क्यों लाया गया था, तो मेट्रो लाने का पहला रीजन ये था कि लोग जो है एक कंसंट्रेट जगह पर ना रहें। क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपकी ऑफिस, जैसे मान के चलिए आप यहां पर है, तो आप क्या सोचोगे कि आसपास जो है हम अपना कहीं कमरा ले लें या अपना घर ले लें कि यहीं पर रहें। इससे क्या होता है कि वहीं पर ज्यादातर आबादी आने लगती है, क्योंकि सबको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं मिलती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और चीजों संसाधनों का फिर अभाव होने लगता है। तो इसके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर हम सही सुविधा दे देंगे ट्रांजिट सिस्टम का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में और जल्दी और सुविधाजनक हो, तो इससे लोग अन्य जगह भी रहेंगे। थोड़ा 20-25 मिनट लगेगा, लेकिन वो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अन्य जगह पर उन्हें सस्ता भी होगा और सहूलियत से आ जाएंगे। तो इसलिए मेट्रो लाया गया था। अब उसी तरह पे ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, जो कहां पर आपके एनसीआर के आसपास इलाकों में लाया जा रहा है, जिसका प्राथमिक ये होगा कि ये तो पहले देखो क्या, इस सिस्टम पे जो है ट्रेन 160 से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ठीक है, पहली चीज तो है। इससे क्या होगा कि जो आप लोग आपके अन्य इसके आसपास के राज्य के लोग जो वहां पर आते हैं, इससे क्या होगा, वो अन्य जगहों पर भी रहने के लिए मेट्रो जैसा ही सिस्टम है। मेट्रो जैसा ही सिस्टम है कि लोग एक जगह पर कंसंट्रेट ना करें, बल्कि दूर दूर भी अगर रहें तो उन्हें वहां पर जाने में दोबारा सोचना ना पड़े। ठीक है, एक सहूलियत बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा अच्छाई क्या होती है कि जो कंसंट्रेशन, मतलब पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एक जगह पर ना हो, वो थोड़ा सा बटा रहे। इससे क्या होता है, संसाधनों का वो अभाव नहीं होता है, और सरकार के लिए भी जरूरी है, वरना आप परेशान होगे तो सरकार को गाली दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे खंडों में। मैंने इसको जानबूझ के एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इसका मेन मोटो क्या होता है। ठीक है, इसके पीछे का, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप इस चीज को कहीं से गलत ना करें, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ने के साथ साथ सीखने भी आए। तो देखो, इसको आपको पता है अभी पहला जो है, जी भैया, पहला जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन चली थी, कौन सी, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन चलाकर इसे लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब देखो क्या है, यह कुल 17 किलोमीटर लंबा, तो यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह कुल 17 किलोमीटर है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, यह गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक निर्मित हुआ, यानी कि अभी यूपी वाला जो पार्ट है वो कवर हुआ है, बाकी आपके राजस्थान हरियाणा को भी ये जो है टच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह परियोजना एनसीआर को, अभी मैंने बताया क्या, उसके आसपास के राज्यों से जोड़ने का है, जो हाई स्पीड, उच्च क्षमता और ज्यादा सुविधाजनक सेवा प्रदान करेगा। ये 160 से लेकर 180 किलोमीटर की प्रति स्पीड से चलेगा। और साथ ही साथ क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि क्या नाम है, एनसीआरसीटीसी, इस पूरे परियोजना को लागू कर रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इसकी पूरी जो है
क्या कर रहा है, पूरी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन इसके रोल में है, ये चीज क्या है, कैसी है, सारी चीजें मैंने आपको इस पर एक प्रश्न के जरिए बता दी। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया और क्लास तुरंत जो है लाइक कर दो। और इन सब के अलावा मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुम इस क्लास से अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो माय डियर तुम अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अगर आप रिवीजन को दूर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप नाम तो कर रहे हैं लेकिन आप उसे रिजल्ट में बदल लें, ऐसा मेरा बहुत कम उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जी भैया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसके किस हिस्से का निर्माण अक्टूबर 2023 में पूरा हुआ। चलिए बताइए, आपको डेडिकेटेड पूछ रहा है। बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, भार जैसे रेलवे के, ये पहली बात तो रेलवे के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा, जैसे आप देखते हैं, आप रेल में पटरियों पर क्या देखते हैं कि आपको दिखाई देता है कि एक तो भार मतलब क्या कहते हैं, सामान एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए होता है, जैसे मालगाड़ी कहते हैं। एक ट्रेन होती है जैसे पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, अन्य तरह की ट्रेन होती है। तो मालगाड़ी जो होती है अगर वो आपके उसी रोड से मतलब उसी पटरी से जाए तो इससे क्या होती है, आपको आने जाने में देर होती है, और आपको अगर आने जाने दे तो मालगाड़ी को देर होती है। अब मालगाड़ी को देर होती है तो उससे जो रखा सामान होता है वो खराब होता है। आपको देर करता है तो आप अलग से गुस्सा होते हो कि आप पैसा दे रहे फिर भी नहीं हो रहा। तो इन दोनों को करने के लिए माल वाहन को अलग से जाने के लिए एक पूरा सा अलग कॉरिडोर बना दे जिसपे केवल क्या मालगाड़ियां ही गुजरेंगी और आप पूरा अलग से रहेंगे, ठीक है, आपके लिए। तो यहां पर देखते हैं किसका शुरुआत किया गया है। तो देखो यहां पर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अक्टूबर 2023 में जो है संपूर्ण हुआ। तो यहां इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ए, पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर। अब देखिए अगर आपको ये चित्र अच्छे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं बता देता हूं इसे। देखो यहां पर दरअसल क्या है, आपका एक ईस्टर्न कॉरिडोर है, एक वेस्टर्न कॉरिडोर है, ठीक है। तो यहां पर जो है ईस्टर्न कॉरिडोर में आप अगर देखेंगे तो सोहनवाल, जी भैया, जो आपके पंजाब से लेकर के आपके कहां पर, जी भैया, कोलकाता तक जो है ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और यही वेस्टर्न से भी निकल के आ रहा है जो आपके गुजरात से लेकर के अन्य राज्यों को जोड़ता हुआ फिर उसे जो है यूपी में इन दोनों का एक जगह पर जंक्शन पॉइंट होगा और वहीं से बेसिकली ये पूरा कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अभी तक जो है इसमें 2843 किलोमीटर के बनने की बात हुई थी ईस्टर्न और वेस्टर्न मिला करके, जिसमें से करीब करीब 2513 किलोमीटर, जी भैया 2513 किलोमीटर लगभग बन चुका है, ठीक है। यानी कि 84% जितना उम्मीद था उसका 84% काम इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हो चुका है। इसके अलावा 4 अन्य और प्रस्तावित किए गए हैं, एक ईस्ट कोस्ट को लेके जो तट पर है, एक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर यानी कि दोनों के बीच में आपस को जोड़ने के लिए है, ये 4 और 2 और है क्या, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 तरह के होंगे, एक पालघर से होगा और एक आपके जो है थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एक आपका नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर होगा। तो 4 अन्य प्रस्तावित है जो भविष्य में बनाए जाएंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। इसी पूरी तरह से रेल मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था जो 2006 से बनना शुरू हुआ था। जी भैया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी जो संकल्पना है, पूरी जो अमली जामा पहनाया जाना था, इस पूरी चीज की शुरुआत 2006 से हुई है, ठीक है। तो आप कहीं गफलत में मत रही है कि ये 2-4 साल में शुरू है, बहुत बड़ी परियोजना है, इतना बड़ा बनाने में बजट लगता है। पहली चीज तो डीपीआर बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो 2004 चल रहा है, फाइनली जो है ये चालू हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहां आयोजित किया गया, बताइए कहां आयोजित किया गया, मुंबई, गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की बात करें, यानी मैरीटाइम से है, तो बताओ भैया। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, तो देखते हैं क्या है कैसे है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, मुंबई, जी भाई अगर आपका जवाब यहां पर क्या था, मुंबई था, तो आप सही कर ले, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है इसके जुड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर जो है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 भी लॉन्च किया गया, ठीक है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 भी था, और इसे कौन से बंदरगाह और शिपिंग मंत्रालय द्वारा जो है इस विजन को तैयार किया गया, ठीक है। तो कौन मंत्रालय इस विजन से जुड़ा हुआ है, बंदरगाह और शिपिंग मंत्रालय। इसमें दरअसल क्या बातें कही, इस विजन में बात कही गई है कि 80 ट्रिलियन रुपए का निवेश जो है करेगा, और जिसमें 11 थीम बनाएगी, जी भैया 11 थीम है। उन्होंने बेसिकली अपनी पूरी कार्य योजना बनाई, उन्होंने 11 थीम 11 विषयों को जोड़ा सोचा हुआ है, जिसमें वो करीब
मिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, ये कई सालों की चीज। 2047 तक 80 ट्रिलियन करेंगे। तो इसमें सोचना कि 80 ट्रिलियन कहां से आएगा, क्योंकि 80 ट्रिलियन की तो हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। इसमें साथ साथ इसमें कई चीजों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहां पर जानने चाहिए, जहां पर आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ सकता है। इसमें 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन बनकर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, माने उनको एक हब बनाया जाएगा। हब उसमें कौन से, एक आपका उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है, गुजरात का दीनदयाल बंदरगाह और तमिलनाडु का क्या चिदम्बरानार बंदरगाह है, ठीक है। तो ये 3 है जहां पर हरित हाइड्रोजन हब बनाए जाने के यानी ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाए जाने की बात की गई है। साथ ही साथ सरकार ने यह कहा है कि जो जलमार्ग इंडिया में उनको 2 गुना किया जाएगा, ठीक है। और उनके द्वारा जो कार्गो ट्रैफिक हम लेकर के आ रहे जा रहे हैं उसे 4 गुना किया जाएगा। मतलब जो जलमार्ग हमारे वाटरवेज बने हुए हैं, पहली बात तो उनको और डेवलप करेंगे कि कहीं कहीं हम वाटरवेज की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अभी जितना उससे एग्जिस्ट करा उसे डबल करेंगे और जितनी कार्गो वाहन क्षमता को हम लेके आ रहे हैं जा रहे हैं उन वाटरवेज के जरिए उसे हम 4 गुना करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये जो है इस 2047 के विजन में था। ओके, चलो भैया आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। बताइए, भारत की दवा कंपनियों के संबंध में बताइए सत्य कथन क्या। देखिए ये भी करंट अफेयर्स में रहा था। दरअसल अभी हाल ही में इस जो हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के कानून है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो मुझे पता है कि आपकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में उन कानून के विषय में बहुत कुछ नहीं पूछता, लेकिन क्या पूछ लेता है कि इंडिया इस सेक्टर में क्या स्थान रखता है। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है जो ऐसे प्रश्न पूछ लेता, तो इसीलिए मैं वैसे प्रश्न लेकर के आया। मैं बार बार कहता हूं आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। मैं अभी झारखंड का मैं देख रहा था, कम से कम मैंने 10 से 12 क्वेश्चन देखे जो करंट अफेयर्स के थे, जो 2024 में पेपर हुए हैं। मैं देख रहा था, जैसे ही मैं क्लासेज में पढ़ाता हूं सेम डिट्टो उसी बेसिस के प्रश्न थे। मतलब लेवल की मैं बात कर रहा हूं। लेवल क्या था, तो लेवल लगभग वही था जो डायरेक्ट बेस टाइप का वहां पर करंट अफेयर से प्रश्न था, वैसा ही कुछ मैं आपको यहां पर आपको पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पर क्या है ना, यूपी में अगर आप आओगे तो वहां का करंट अफेयर्स का प्रश्न थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा आपको पढ़ाता हूं जिससे छोटे एग्जाम आपके आसानी से हो जाए। मतलब जो छोटा अगर हल्का पेपर है तो हो जाए। यह विश्व व्यापार के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी सेक्टर है। मतलब भारत की तीसरी सबसे बड़ी सेक्टर है कौन वर्ल्ड में देखा जाए तो, ठीक है। मतलब वर्ल्ड व्यापार में। और विश्व के कुल वैक्सीन उत्पादन का 70% अकेले उत्पादन करता है। यानी कि भारत जो विश्व में वो वैक्सीन बनता है अकेले 70% वैक्सीन केवल इंडिया में बनता है। बाकी 30% में वर्ल्ड में जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है और वो अन्य देशों को या अपने देश की जो भी जरूरत है पूरी करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या सही पॉइंट इस प्रश्न का। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दे दिया, सरकार ने हाल ही में दवा सेक्टर के लिए नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया। जी भैया, अभी दरअसल ये एक बिल ड्राफ्ट किया गया है जो पब्लिक को रखा गया है कि उसमें बताए क्या सुधार किया सके। देखिए दवा सेक्टर में भारत कुल व्यापार वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या होता है कितना पैसे के हिसाब से, तीसरा सबसे बड़ा देश है। जी भैया, तीसरा सबसे बड़ा देश है और भारत विश्व के कुल वैक्सीन का 60% अकेले उत्पादन करता है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल एक। तीसरा स्थान तो रखता है लेकिन 60% जो है अकेले उत्पादन करता है। आइए 70% भी आपको मिलेगा। दरअसल WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो कुल वैक्सीन में से 70% अकेले भारतीय फार्मास्यूटिकल से खरीदती है। जी भैया, भारतीय दवा जो बनाने वाली कंपनी है, दरअसल WHO क्या करती है, अन्य देशों को में वो जो है अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। जैसे जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, लो इनकम कंट्रीज होती हैं, उन पर जो है ये चलाता है। तो वहां के लिए जो प्रोग्राम के लिए जो इसे वैक्सीन तो चाहिए होगा ना वहां पर करना है, तो उसका 70% अकेले वो इंडिया की दवा कंपनियों से लेता है। अब भारत देखो आगे है किसमें, जो जेनेरिक ड्रग्स है उनमें भारत विश्व में बहुत आगे। वैक्सीन में मैंने आपको बता ही दिया 2 एग्जांपल से। उसका थोक मात्रा में दवाइयां, जी भैया जो दवाइयां होती हैं जो खास करके बल्क में आप कह दीजिए, तो बल्क में जो दवाइयां आपकी क्या कहते हैं खरीदी बिक्री की जाती हैं आपके वर्ल्ड स्तर पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तकनीक स्टार्टअप को चुनने के लिए, जी भैया क्या था, टेक्निकल स्टार्टअप, ठीक है। टेक्निकल स्टार्टअप को चुनने के लिए किस योजना को जो है शुरू किया गया है बताइए। ग्रोथ एक्सीलरेटेड, लीप अहेड या अर्ली, बताइए। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, पेपर उठा लेना, कभी भी देख लेना, करंट अफेयर्स पढ़ लेना,
4-5 साल का देख लेना, फिर मुझे बताना कि क्या तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या, ग्रोथ, एक्सिलरेटेड, लीप अहेड या अर्ली, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए दोस्तों यहां पर मैं बताता हूं इसका सही जवाब आपका क्या होगा, लीप अहेड। चलिए पहले लीप अहेड को मैं यहां पर सही कर देता हूं, सी इसका सही जवाब है। अगर आपका जवाब सी था तो सही है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड, ठीक है। तो लीप अहेड का फुल फॉर्म आपको यहां पर देख लीजिए, लिख लीजिए, पूछ सकता है भैया, पूछ सकता है कि भी हाल ही में टेक स्टार्टअप के लिए शुरू की गई लीप अहेड का फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फुल फॉर्म वो 2-3 स्कीम्स का पूछ चुका है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैंने देखा हुआ। इसे तकनीक स्टार्टअप को शुरुआत में ही सहायता करने के लिए किया गया। दरअसल क्या होता है, हमारे यहाँ पे इंडिया की स्टार्टअप्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पहली बात तो टेक्निकल फील्ड में स्टार्टअप्स बहुत कम जो है इंडिया में आ रहे थे, और दूसरी बात अगर स्टार्ट हो रहे थे तो वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उन्हें दिक्कत आती थी कि फंड की कमी, कोई उन्हें सही से सपोर्ट सिस्टम दे। तो इसके लिए जो है बेसिकली इसे चालू किया गया है, जिसमें उन्हें क्या एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सके। इसमें क्या होगा, इसमें उन्हें यह चीज कहा गया है कि इस परियोजना के जरिए जो स्टार्टअप हैं उनको क्या, उनको जो बाजार उपयोगी उत्पाद हैं वो क्या हो सके उसके बारे में सहायता करनी है, ग्राहकों के पसंद अनुसार निर्माण कर सकें। जी भैया, कि मतलब ग्राहक ओरिएंटेड चीजें जो हैं आप उन्हें बाजार में लेकर के आइए, वो चीजें हैं। ऐसी तमाम चीजों का ध्यान जो इस योजना के जरिए जो तकनीक स्टार्टअप है उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी में हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, चलो बताओ, सहयोग, ईरा, स्टॉक या फिर एक्सचेंज। बताओ इसका सही जवाब क्या है। स्टॉक अलग है, एक्सचेंज अलग है ना, स्टॉक एक्सचेंज एक मत समझ लेना, ठीक है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है। चलिए बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, सेबी ने मुंबई में हाल ही स्टॉक एक्सचेंज पर ईरा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो माय डियर इसका सही जवाब क्या है, ईरा, यानी कि बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं क्या है। इसे निवेशकों के ट्रेडिंग के दौरान होने वाली तकनीकी खामियों से परेशानियों को कम करना है। जी भैया, क्या होता है, आप लोग पता नहीं ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते। जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी क्या आता है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हुए ग्लिचेज आ जाते हैं। ग्लिचेज आने से क्या होता है, जैसे आपको मान के चलो अभी आपको ट्रेडिंग से निकलना है, लेकिन क्या होता है आपको उस ग्लिच की वजह से 2 सेकंड 5 सेकंड लेट हो गए, 10 सेकंड लेट हो गए, उतने में पता लगता है शेयर का प्राइस ज्यादा नीचे हो गया। जैसे आप सोच रहे थे कि 80 पे निकलूंगा, लेकिन शेयर का प्राइस जो है और गिर के क्योंकि बहुत उसमें बहुत सेकंड सेकंड में बहुत रेट घटते बढ़ते हैं, 80 की जगह वो 70 हो गया। अब आपको 10 रुपया लग रहा है, लेकिन आपने 1000 शेयर लिए तो आपको 10,000 का घाटा हो गया, केवल उसकी किसकी गलती की वजह से, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की गलती की वजह से। तो इसी से बचाने के लिए ईरा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो इनमें जो ग्लिचेज आती थी उसको कम करेगा। और ये जो है बहुत लोगों ने मिलकर तैयार किया है, बीएससी, एनएससी, एनसीडेक्स, एमसीएक्स, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इन सभी ने मिलकर इसे तैयार किया, ठीक है। ये हो सकता है ना पूछे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन ये दोनों में से पूछ सकता है कि क्यों और क्या, ठीक है। तो क्या है, ईरा है, क्यों है, इस कमी को दूर करने के लिए। किसने किया था, सेबी ने, ये भी आपको पूछ सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को कितने साल के लिए सदस्यता मिली। जी भैया, आपको पता है भारतीय स्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दरअसल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया हुआ था, जो 10 बजे क्लासेस में मैंने आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ था कि बेसिकली उसका काम क्या होता है, ठीक है। उसका काम यही होता है कि विश्व जो आपके भारत में जो व्यापार हो रहा है उसमें क्या सभी को सही तरीके से प्रतिस्पर्धा करने की जगह है या नहीं है। नॉट लाइक कि अडानी जी को सब दे दिया जा रहा है, दूसरों को मिल रहा है कि नहीं, उनके लिए स्पेशल कानून में संशोधन कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ चीजें तो नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीजों को देखने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो है हमारे में बहुत पहले ही की गई थी, आज का नहीं। तो देखिए कितने साल के लिए सदस्यता मिली है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, 2 साल के लिए। जी भैया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए जो है ये सदस्यता मिली हुई है। थोड़ा सा जानते हैं, दरअसल जो आप यहाँ पर आप ये देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, ठीक है, आप जो देख रहे हो इसमें जो है 140 प्रतिस्पर्धी जो है अथॉरिटी का यह विशेष अनौपचारिक नेटवर्क है, फॉर्मल नहीं है,
इनफॉर्मल नेटवर्क है जिसमें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को पहली बार सदस्यता मिली है। इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है और आपके स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स में ये पहला शब्द जब जुड़ जाता है, प्रथम जब जुड़ जाता है, फर्स्ट जब जुड़ जाता है, तो जान के चलो वो सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस तेल कंपनी ने पहले गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन को लॉन्च किया? अब आप कहोगे रेफरेंस ईंधन क्या है? जी भैया, आप में से कितने लोग तो इस बात को सुन के ही चौंक गए होंगे कि बहुत से तेल तो सुने हैं, बहुत से फ्यूल तो सुने हैं, ये रेफरेंस ईंधन क्या है? चलिए मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि ये किसने जो है लॉन्च किया है, फिर आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया आइए देखते हैं। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, IOCL। जी भैया, IOCL अगर आपने जवाब दिया है तो आप सही कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या है। दरअसल रेफरेंस ईंधन क्या होते हैं ना, ये बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। इसे कौन उपयोग करता है? इसे उपयोग ऑटोमोबाइल उत्पादन करने वाली कंपनी करती है जो अपने जो जैसे क्या होता है, गाड़ियां बन रही हैं तो गाड़ियां बन के वो पहले टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए रेफरेंस फ्यूल का ही प्रयोग किया जाता है। इंडिया वर्तमान में क्या होता था ना कि आयात करता था। जी भैया, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता था, आयात करता था। लेकिन IOCL ने फाइनली लॉन्च कर दिया, अब हमें आयात कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें व्यापार पर डिपेंड करती, हम कुछ दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं, तो इंडिया में बहुत सी चीजें पैदा होती है लेकिन फिर भी इंडिया लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि भैया व्यापार वो चाहता है कि हम उसके यहां भी वो चीज जाता है, तुम्हारे यहां भी है, तो कौन दोनों कहते हैं ठीक है चलो कुछ तुम हमारा ले लो, जिससे हमारा व्यापार घाटा तुम एडजस्ट कर दो, तुम्हारा व्यापार घाटा हम एडजस्ट कर देंगे। तो एक लेन देन होता है व्यापार में, कहते हैं हमेशा जीवन में दोनों हाथ से ताली बजती है, कुछ वैसा ही होता है। तो इसलिए जीरो नहीं होगा बट आयात कम हो जाएगा। और भारत द्वारा जो ये बनाया गया ईंधन है ये आयात ईंधन से सस्ता है। मतलब हम जो रेफरेंस ईंधन जो हम दूसरे देशों से खरीदते थे उसके कंपेयर में ये सस्ता है। इंडिया के साथ एक अच्छाई क्या है कि यहां सस्ता और जुगाड़ू ये दो चीज जो है इसके साथ जुड़ जाता है। इतनी जनसंख्या है कि खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। क्यों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने CTBT से बाहर होने का फैसला किया है? CTBT से बाहर होने का। अब CTBT क्या है? अभी आपके दिमाग में CTBT क्या है? बेसिकली ये जो है न्यूक्लियर से संबंधित है, जिसमें ये होता था कि आप जो है दूसरे देशों पर न्यूक्लियर से संबंधित, क्या नाम है, आपके पास न्यूक्लियर है ओके, बट आप न्यूक्लियर वार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है CTBT बनाई गई थी, जिसमें कई देश जो न्यूक्लियर रखते हैं उन्होंने साइन किया था बट रेक्टिफाई नहीं किया था। आइए सारी चीज जानते हैं। तो पहले अभी हाल ही में जिस देश ने संसद ने इससे बाहर हुआ है उसका नाम रसिया है। जी भैया, रसिया ने अभी जो है हाल ही में बाहर हुआ। आइए जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है। कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जी भैया, यानी कि आप जो है टेस्ट भी नहीं कर सकते इस तरह के किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियारों के संबंध में। देखिए, न्यूक्लियर से संबंधित चीजें आप टेस्ट करते हैं, बट अगर वो हथियार में टेस्ट हो रहा है तो उसे बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, परीक्षण करने या अन्य तरह के न्यूक्लियर विस्फोटों को प्रतिबंधित करता है। यानी कि अगर आप किसी भी न्यूक्लियर को वेपन ना सही लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे विस्फोट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर जब फटता है तो वहां के आसपास के वायुमंडल को कितना दूषित करता है कि वहां जीवन जीने लायक अगले 50-60 साल तक नहीं रह जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका जापान का हिरोशिमा और कावासाकी है, तो क्या ही बताया जाए। अभी तक 44 देशों ने रेक्टिफाई किया है। जी भैया, इसे क्या होता है ना, जैसे देशों को क्या होता है, जो अगर आप साइन किए तो साइन करने के बाद इसे तभी माना जाएगा आप इससे जुड़े जब आप अपने देश में इसे रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या हुआ, 44 देशों ने इसे रेक्टिफाई किया है, लेकिन 8 ऐसे देश है जिन्होंने इसे रेक्टिफाई नहीं किया है। ठीक है, और इनके बीच जो 44 देश में से एक देश आपका रूस भी था जिसने रेक्टिफाई किया था, वो इससे बाहर निकल गया। तो अब फाइनली कितने 43 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने रेक्टिफाई किया, 9 देश ऐसे हो गए जिन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या है, 8 कंट्री जो कौन है जिन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया लेकिन उनके पास न्यूक्लियर है। एग्जांपल के लिए चाइना, इंडिया ने भी नहीं किया भैया। ठीक है, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ कोरिया। तो 8 देश है जिन्होंने नहीं किया और ईरान इस नहीं करने वालों में एक नया देश जुड़ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व के पहले अंतरिक्ष के निकट हाइपरसोनिक हथियार से लैस कमांड स्थापित किया है?
दरअसल ये आपका एक नया तरह का जो है अब वेपन सिस्टम अब जो है हर देश तैयार करने में जुटा है, जिसमें वो स्पेस का यूज करेगा किसके लिए, दूसरे देश को ध्वस्त करने के लिए, कि मतलब वो वहां पर अपना एकदम मिसाइल और सब कुछ तैयार रखेगा। तुमने ज्यादा खटपट की, तुम ज्यादा आंख दिखा रहे हो, तो हमारे लिए जो है दिक्कत पैदा करो, रुको, एक बटन क्लिक करेगा, बूम, न्यूक्लियर तब भी निकलने में समय लगेगा, वो स्पेस से आके बूम कर देगा, तब तक पता लगेगा न्यूक्लियर अपना काम सोचता रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, चाइना। जी भैया, चाइना ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चीन ने अपना 5वां बल स्थापित किया। दरअसल ये विश्व के मामले में 5वां, फिफ्थ फोर्स माना जा रहा है। फिफ्थ फोर्स आप कहोगे जी भैया 5 से हमारे यहाँ पर 3 सेना बल है ना, तो चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है यहां पर, रॉकेट फोर्स होता है। ठीक है, अब 5वां यहां पर स्पेस फोर्स भी आ जा रहा है। ठीक है, तो 5वां फोर्स स्थापित करने वाला पहला हो गया है। और इसी के साथ जो है ये अब लोगों के लिए और चिंता का विषय आ रहा है कि भैया इसे रोको, वरना ऐसे में होड़ मच जाती है ना। न्यूक्लियर क्या था, एक देश लेकर उसका सब देशों में होड़ मच गई, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को दूसरे से ताकतवर बनाने के लिए। ये जो है ऐसे ही होता है। अभी आप मोहल्ले में कोई एक अच्छा कार लेके आ जाए तो धीरे धीरे आप देखोगे आगामी 5-6 साल में वहां कार आपको दिखने लग जाए। क्यों, फिर एक ऑटोमेटिक कंपटीशन जनरेट हो जाता है कि हम उनसे अच्छे कम है क्या, एक जो है वो सेल्फ ईगो वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले 4 कौन से, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है और रॉकेट फोर्स है। खैर इनमें चारों में इंडिया है, बट ये 5वें के मामले में इंडिया नहीं है। इंडिया का भी, अमेरिका भी नहीं है, रूस भी नहीं, केवल चीन पहला बना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिसाइल प्रतिरक्षा सिस्टम के लिए जी भैया किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। जी भैया किस होना चाहिए, नॉट किसी होना चाहिए। तो किस प्रोजेक्ट को, कुसा, पुषा, रेंजेज, लेयर्स, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल हमारे यहां पता है जैसे क्या होता है, अभी मिसाइल आ रही है। ठीक है, अब आपके देश में मिसाइल गिरने वाली है, तो आप लोग अगर हमास और इजराइल फोर्स के बीच अगर आप देखे होगे जो युद्ध हो रहा था, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है हम इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे थे, बट वो हवा में ही दग जा रहे थे। क्यों दग जा रहे थे, क्योंकि वहां पर उनको क्या, मिसाइल प्रतिरक्षा सिस्टम था उनके पास। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। प्रोजेक्ट कुसा नाम है। क्या नाम भैया, प्रोजेक्ट कुसा। तो इसका सही जवाब क्या है, प्रोजेक्ट कुसा। आइए थोड़ा सा और चीजों को जानेंगे। इसे डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है और 2028-29 तक जो है इसे चालू करने का लक्ष्य, यानी कि डीआरडीओ ने यह लक्ष्य रखा है कि भैया हम इसे 2028-29 तक आपके इंडिया के उन छोर पर लगा देंगे जहां से अगर आपको चांसेस होंगे तो पल भर में हवा में उसे खत्म कर देगा। ठीक है, देखो क्या है, इसमें 350 किलोमीटर तक की दूरी के मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स को पहचान कर उसे समाप्त करने की क्षमता होगी। कितने, 350 किलोमीटर, याद रखना। यह 3 लेयर का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, यानी कि क्या है, सरफेस टू एयर है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, सरफेस टू एयर कि किस तरह का होता है, यूपी पीसीएस में ही पूछा हुआ। ठीक है, और मतलब ऐसे टाइप का पूछा, और 3 लेयर होता है। कौन से भैया, 3 लेयर का ये सिस्टम होगा। अभी आपको पता है भारत में ऐसी बात नहीं है, भारत अभी दूसरे देशों से खरीद कर अपने सीमाओं की सुरक्षा और मिसाइल सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। उसमें एक आता है S-400। जी भैया, जिसे आप सुने होंगे, S-400 भारत जो है अभी रूस से खरीद रहा था। जब रूस पर कई सैंक्शन थे तो आपको S-400 बहुत ज्यादा न्यूज में दिखा होगा, एक बार थोड़ा सा बैक जाके सोचना। ठीक है, जो क्या करता है, हवा प्रतिरक्षा सिस्टम से सभी एयर स्पेस, जी भैया जहां पर आपके एयर जैसे क्या होता है हवाई जहाज के, उन्होंने क्या किया था आपको पता है, जापान और अमेरिका में लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि जापान ने जाकर के जो अमेरिका के बेस थे, जो हवाई बेस थे, वहीं पर उसने क्या बम दाग दिए थे। इस वजह से वो मामला बहुत आगे बढ़ गया। तो जापान उस समय बहुत ताकतवर था भैया, अमेरिका तक को आग दिखाता था। ठीक है, तो भारत में अभी जो है रूस का S-400 है जो अभी सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। चलिए बताइए, यहां पर 3 अभ्यास दिए गए हैं, बताइए क्या जो नाम दिए गए हैं तीनों आपस में सही हैं, इसको आपको बताना है। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही नहीं है। तो भैया क्लास अगर अच्छी लग रही हो फिर से एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि देखो यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, केवल पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। तो सीखना है तो आ जाओ, और जो भी आपके करंट अफेयर संबंधित आपके न्यूज में होगा जहां से प्रश्न बन सकते हैं, देखो मेरा सबसे पहला बेसिक पॉइंट होता है क्या वो प्रश्न बनने लायक है, क्योंकि
आप देखो ले तो पढ़ाने को बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हर चीज हमें नहीं पढ़ना, मैंने बार बार कहा है। मेरे अगर आप शुरू से आप मुझसे जुड़े होंगे तो मैं आपसे बार बार कहता आया हूं, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे परीक्षा 100% कभी नहीं मांगता है। वो हमसे उतना मांगता है कि भैया जिससे तुम्हारी क्या ये दूसरों से अच्छा तुम्हें साबित कर दे। तो अगर तुम 70% भी 60% भी चीजों को पढ़ लेते हो माय डियर, तो तुम दूसरों से बहुत अच्छा आ जाते हो, क्योंकि इतना ही पढ़ने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। आइए देखते हैं क्या इसका सही जवाब। तो इतने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, इसका सही जवाब होगा 1 2 3। जितने लोगों ने क्या पर 1 2 3 जवाब दिया, यानी कि तीनों के तीनों जो है सही है, ठीक है, तीनों के तीनों बिल्कुल से। कजिंद कौन से, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच है। आपका मित्र शक्ति किसका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वज्र प्रहार आपका इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में होता है, ठीक है, समझ के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के सबसे प्रदूषण 10 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल थे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा, और ऐसे ही प्रश्न आपको दबा के मिलते होंगे आपके एग्जाम्स में, कभी भी आप देख लीजिएगा। ये सब तो जान के चलो कि श्योर शार्ट है कि ये सब तो मतलब आने के चांसेस 100% होते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, 3 शहर भैया शामिल थे। आइए नाम जानते हैं उनका और कुछ और जानते हैं। तो देखो इसे कौन लेकर आता है ये रिपोर्ट, तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट लाई जाती है, जिसने ये बताया कि भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो विश्व के 10 प्रमुख शहर हैं उनमें भैया ये अपना स्थान रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, देखता हूं कितने लोग करते हैं, कि इनकी रैंक क्या थी, मतलब टॉप 10 में थे, ओके ओके, बट इनकी रैंक क्या थी, मतलब दिल्ली टॉप 10 में किस पोजीशन पर था, मुंबई किस पोजीशन पर था टॉप 10 में, और आपका कोलकाता किस पोजीशन पर था टॉप 10 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धान की नई प्रजाति पूसा 2090 कितने दिनों में तैयार हो जाती है। यूपी वालों तुम्हारे लिए जान गए चलो, ये प्रश्न नहीं एक सत्य है, वरदान है, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो बहुत पूछा गया है, ये जान गए चलो, मैंने देखा है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आरो यारो ले लो यार, चाहे यूपी पीसी ले लो, बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे क्या है, और कुछ चीजों को और बताऊंगा मैं। देखो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंडियन यानी क्या IARI के द्वारा जो है विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है आपको पूसा 2090, ठीक है नाम है। इसे में जो है 120 से 125 दिन के अंदर जो है ये चीजें तैयार हो जाती हैं। अभी जो वर्तमान में आपका पूसा 44 ज्यादातर यूज किया जाता है धान की फसल के लिए, जिसमें 155 से 160 दिनों का जो है समय लगता है, यानी कि ज्यादा लगता है। तो कम समय लगेगा, इससे क्या होगा, इससे जो है आपको फायदा होगा किसमें, कि आप अपनी जो मिट्टी को समय दे सकेंगे कि वो थोड़ा उर्वरकता प्राप्त कर ले, ठीक है। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, हम एक फसल बोए काटे नहीं कि दूसरा फिर करने लगे, तो मिट्टी को जो सेल्फ होता नहीं है, सेल्फ टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि उसे भी क्या होता है, उसको कहा जाता है कि थोड़ा दिन आपको खाद डाल के, जो देसी खाद डाल के छोड़ना चाहिए, जिससे मिट्टी में और उपजाऊपन बढ़े। आपको एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे स्टेबल बर्निंग, जी भैया, कि आज यहाँ पर इन देशों में जो आपको धान की कटाई के बाद जो चीजें बचती हैं उसे जलाया जाता है, जिससे दिल्ली के आसपास क्या है प्रदूषण बढ़ता है। तो इसके लिए अभी हाल ही में इसी दिल्ली के इंस्टीट्यूट ने जो है एक चीज डेवलप किया है, उसका नाम है पूसा बायो डिकम्पोजर। पूसा बायो डिकम्पोजर क्या करता है, जो फसल की रेसिड्यू यानी कि जो चीजें बची होती है, जैसे धान तो कट गया लेकिन नीचे की जो खोई कहते हैं बची होती है, क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, खोई नहीं, खोई तो सरसों से निकलता है, जो नीचे बची होती है उसको यूरिया बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वो क्या करेगा कि जो चीज होगी उसमें रासायनिक तरीके से ऐसे काम करेगा जो यूरिया के रूप में उपयोग हो सकेगी, और वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और इसे यूरिया बनने में केवल 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो यानी कि कह रहे जहां आपसे 120-25 दिन में आपका ये तैयार हो जाएगा, तो आपको इसके कंपेयर में कम से कम 30 से 35 दिन का समय बचेगा। तो यानी कि आप इतने दिन में अगर आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो आपका क्या होगा, उस मिट्टी की उर्वरकता में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या था आपको मैंने बताया 120 दिन, ठीक है। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म करते हैं। भारत की मेजबानी में यूनाइटेड नेशन वन फोरम के देशों के नेतृत्व वाली पहल का आयोजन कहां किया गया जी भैया, यानी कि यूनाइटेड नेशन वन फोरम
जो भारत की मेजबानी में हुआ, यानी कि भारत की मेजबानी में होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये भारत में ही होगा, ये तो समझ गए। अब कहाँ किया गया है बताओ, ये कहाँ शब्द बताओ, इन चारों में से बताओ क्या होगा। और ये है आज की आखिरी प्रश्न जिसके साथ आपकी क्लास खत्म होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ इसी टाइम पे आपको करंट अफेयर साथ अन्य इंपॉर्टेंट क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। जैसे बीच में आपके करंट अफेयर चल रहा है तो कोई अन्य क्लासेस चलेगी, फिर करंट अफेयर चलेगी, फिर ये चलेगी। ये रोटेशन वाइज आपकी क्लासेस शाम को 6 बजे देखने को मिला करेगी, ठीक है। तो चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या देहरादून जवाब दिया है वो सही कर ले। तो भैया कहाँ पर देहरादून, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर जो इसकी की गई है। और ये जो है यूएनएफएफ, जी भैया यूएनएफएफ जो है इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो यूनाइटेड नेशन वन फोरम, ठीक है, उसके द्वारा यूएनएफएफ की स्थापना कब की गई थी, तो 2000 में की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले अगर लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी चीज, क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और हाँ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।